हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज करके भी बताया था कि जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये आदिवासी समाज हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन आपको, आप जिनके पास भी मेरा नोट्स होगा तो आप उसमें क्लास 8 की एनसीईआरटी का ये चैप्टर 4 देखिएगा, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि सीटेट नहीं पूछा है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास हो सकती है मे बी, बट हम इसको अच्छे से करेंगे। मेन चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। और कुछ लोग मुझे मैसेज और उस नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो देखिए वो जो नंबर व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको मैसेज करके ही नोट्स मिलेगा। तो जिसको भी सीटेड सोशल साइंस का नोट्स चाहिए होगा, आपके पास समय नहीं है और नोट्स रहता है तो रिवीजन होता है आसानी से एग्जाम के पहले, तो आप ले सकते हो मैसेज करके व्हाट्सअप नंबर पे। बहुत ही मिनिमम प्राइस है। साथ में सबसे अच्छी बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। देखिए, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, आप समझ सकते हो कि हम इसमें आदिवासी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि जंगल जो है वो उसको एक तरीके से अपना वहीं पे अपना पूरा समय रहते थे, सारी नॉलेज उनको रहती थी। बट जब अंग्रेज आते हैं उनसे उनका इलाका भी छिन जाता है। इवन आपने देखा होगा कि आदिवासियों के बीच में कभी भी आपको ना भेदभाव नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये जातिवाद ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं आदिवासियों के बीच में, ठीक है। ये और आप इसमें से घुमंतु खेती भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब अंग्रेज आते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये घुमंतु खेती करते हैं तो इनसे राजस्व इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो फिर इनको बोला जाता है कि भाई तुमको यहीं पे करना होगा, बट आदिवासी नहीं मानते हैं। बाद में इनको कुछ जमीन मिल भी जाती है, ठीक है। फिर हम इसमें बिरसा मुंडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इस जो मिशनरी थे, जो हिंदू जमींदार थे, उनसे वो उनको पसंद भी नहीं करते थे। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने भी एक तरीके से बोला कि देखो भाई, हमें एक साथ मिलके ही काम करना है, जो बेकार आदत होती है उसे छोड़ देनी है, तभी जाकर हम आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा जो है कंसाइज मैंने बता दिया है, ताकि आपको एक इंटरेस्ट मिले। और प्लस इनसे इनकी जो लाइफ होती है आपको ये भी समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप पहला ही लाइन देख सकते हो कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि लोगों को लगता था ना कि इनके पास कोई पावर है, सारी बीमारी दूर हो जाएगी, जो भी अनाज है वो हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू का मतलब होता है बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है। मतलब बिरसा ने भी खुद बोले कि देखो भाई, हाँ मुझे भगवान ने भेजा हुआ है ताकि मैं आपकी रक्षा कर पाऊँ। और कुछ समय के भीतर ही बहुत सारे लोग इनके पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान भी मानते थे, ठीक है। इनको एकदम भरोसा था कि ये हमारी पूरी प्रॉब्लम्स जो है इसका दूर कर सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बिरसा का जो जन्म है एक मुंडा परिवार में हुआ था, ठीक है। मुंडा एक जनजाति समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। ये लाइन भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो बिरसा का जन्म कहाँ पर हुआ है? मुंडा परिवार में हुआ है। मुंडा एक तरीके का ना क्या है, एक जनजातीय समूह होता है, उसका नाम ही है मुंडा, जो कि छोटा नागपुर में रहता है। और बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जो जीवन पद्धति थी वो भी उनको एक तरीके से दिख रही थी कि नष्ट हो रही है, हमारी आजीविका खतरे में है, हमारा धर्म जो है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। बहुत सारी समस्याओं को हल करना चाहता था बिरसा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर में वो कौन बाहरी लोग हैं जिससे आज़ादी दिलवाना चाहते थे ये लोग, ठीक है। अंग्रेजों के राज में क्या हुआ है इनके साथ, किस तरीके से आदिवासी का जीवन जो है वो बदल रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। या फोटो देख सकते हो, उड़ीसा का डोंगरिया जो कंध है ना, वहाँ पर महिलाएं बाजार जाते हुए ऐसे बीच से पार करना पड़ता था नदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और जो रस्में हैं वो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में आपको बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है जाति आधारित। तो आदिवासी जो लोग थे ना वो बहुत स्वीट होते हैं। ये लोग ज्यादा भेदभाव ये सारी चीजें नहीं करते हैं। ये कबीले के सारे लोग जो है ना एक ही कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई आर्थिक या फिर सामाजिक फर्क नहीं था, बट ये सामाजिक भेद नहीं रखते थे जाति आधारित। ये लाइन सेम पूछी गई है एग्जैक्ट, ठीक है। फर्क था तो केवल आर्थिक और सामाजिक,
बाकी जातिगत कोई भेदभाव यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये लोग अपनी लाइफ किस तरीके से जीते थे वो देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, ये लोग घुमंतु खेती भी करते थे, जहाँ पर अच्छी खासी ज़मीन मिलेगी वहाँ पर करते थे। तो कुछ लोग झूम खेती करते थे, ठीक है। झूम खेती जो है इसी को हम कहते हैं घुमंतु खेती। इस तरह की खेती मैंने आपको पहले बताया है कि छोटे छोटे ऐसे एरिया पे किया जाता है, और जहाँ पर अच्छा खासा ज़मीन होगा। और ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए ना, मान लीजिए कोई पेड़ है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ज़मीन पर धूप नहीं आने दे रहा है, तो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा भी ये लोग काट देते थे कि भाई नीचे धूप आएगी तभी तो पौधे अच्छे से होंगे, ठीक है। और जमीन पर उगी जो है घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एग्जैक्ट लाइन पूछा हुआ है कि झूम की खेती किस तरीके से होती थी। छोटे छोटे भूखंडों पर होगा, ध्यान दीजिएगा, पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता था धूप के लिए, जमीन पर उगी घास फूस जलाकर ये लोग साफ कर देते थे। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि जमीन पर उगी घास फूस को ये लोग उखाड़ देते थे, नहीं, ये क्या करेंगे, जो भी घास फूस है उसको जलाएंगे और साफ करेंगे ताकि उसकी जो राख है ना वो जमीन में मिल जाएगी। तो एक तरीके से उसमें पोटास होता है जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा, जो लोग भी गांव वगैरह से जिनका घर वगैरह होगा। तो ये इस तरीके से करेंगे कि घास फूस को जलाएंगे, साफ करेंगे, इसके बाद से घास फूस के जलने पर राख पैदा होगी, तो उस राख को जमीन पर छिड़क देंगे। इस राख में आपका पोटास होता था जिससे मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होती थी। और वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से, कुदाल आपने देखा होगा, ऐसे जमीन की जो ऊपरी सतह होती है ना, काफ़ी अच्छे से उसको एक तरीके से खुरच देता था। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि खेत को जोतने और बीज रोपने की बजाय ऐसे ही बस होता ना, जैसे दाने ऊपर से फेंक दो, इस तरीके का काम करते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो वे उसको काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। आज यहाँ पर खेती की, कल यहाँ पे करेंगे, परसों यहाँ पर करेंगे। यही होती है घुमंतु खेती, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे ना, एक जगह का मान लो इन्होंने फसल काटा तो इसको कई सालों तक ना ऐसे परती छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि जमीन जो है ना, वो क्या बोलते हैं, फर्टाइल रहती है। अब मान लीजिए आपने एक ही जमीन में लगातार आप खेती कर रहे हो तो धीरे धीरे इसके पोषक तत्व भी तो कम होते जाते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी टेक्निक थी कि यहाँ पर खेत में काम किया, अब इसको कई सालों के लिए छोड़ देंगे, अब यहाँ चले जाएंगे, अब ये कई सालों में ये जमीन दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी। इस तरीके के काम करते थे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी लाइफ जो है ना वो आराम से चल रही थी, बिना किसी मतलब कि आपको कोई बोलेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आप अपने हिसाब से करिए और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। बट फिर आते हैं अंग्रेज, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह जो है ये बस खेती नहीं करते थे, ये पशुओं का शिकार भी करते थे, वन उत्पाद को भी इकट्ठा करते थे, मतलब हर तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे थे। और ये बेसिकली ना, ये जो जंगल है इसको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते थे अपने लाइफ का, कि जंगल ही हमारा सब कुछ है। और बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे। अगर कोई पेड़ को काटने आता था तो ये सब मिलकर इसका विरोध भी करते थे, ठीक है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला जो खोंड समुदाय है, ध्यान दीजिएगा, खोंड समुदाय उड़ीसा का, इस तरह का एक समुदाय था। उस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर जाते थे। जो भी हाथ लगे, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे, जो भी हाथ लगता था उसको आपस में बांट लेंगे। जो जंगल से फल मिल रहा है, जड़ मिल रहा है, उसको खाएंगे। खाना पकाने के लिए ये लोग साल और महुआ के बीजों का जो तेल होता है ना वो इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारे जो जड़ी बूटियां होती थी जंगल का वो इस्तेमाल करते थे। बेसिकली इनको नॉलेज बहुत था, ठीक है। और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम व प्लास के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे कि भाई हमें जरूरत है कुसुम व प्लास के फूलों की, थोड़ा सा इंतजाम कीजिए। इन समुदायों को चावल व अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, तो कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से भी काम चल जाता था। मतलब कि तुम कुछ मुझे दोगे, मैं तुम्हें कुछ दूंगी, इस तरीके से वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले अपनी जरूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का भी सहारा लेना पड़ता था। और उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। बहुत सारे लोग बोझ ढोने का काम करते थे, तो कुछ लोग सड़क निर्माण में काम करते थे, तो कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। तो ऐसा नहीं है कि बस ये घुमंतु खेती करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, ठीक है। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत का बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा को लगता था ना कि हम जंगल की ही संतान है और हम कहीं और काम नहीं करेंगे, अगर हम कहीं और काम करेंगे तो ये हमारे लिए अपमान की बात है, ठीक है। तो एक बैगा थे जो कि अपने आप को जंगल की संतान, कि हम भाई जंगल की क्या है, संतान है, हम कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, मजदूरी करना तो हमारे लिए अपमान की बात है।
ठीक है। बट सब ऐसा नहीं थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदना पड़ता था। इसकी वजह से कभी कभी व्यापारी और महाजन पर इनको डिपेंड रहना पड़ता था। व्यापारी जो है बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और बहुत ही महंगा बेचते थे। सोचिए, महाजन भी आदिवासियों को क्या देता था? कर्जा। अब कर्जा देगा तो ब्याज तो लेगा ही, बहुत ज़्यादा लेता था ब्याज। इस तरीके से बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। व्यापारी आएगा, महंगा बेचेगा, फिर महाजन आएगा, वो बहुत ज़्यादा कर्जा देगा तो बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो बेचारे इनका जो लाइफ है, धीरे धीरे ये लोग कर्जे में, गरीबी में बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर आने लगा था। और महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे ये लोग। इनको लगता था कि भाई ये व्यापारी इतना महंगा बेचता है, ये महाजन इतना ज़्यादा हमको कर्जा देता है, उस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हमारी सारी मुसीबत की जड़ यही दोनों है। ठीक है, ये एक एक लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि जो सीटेट का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं, आपको यही पढ़ना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लोग सीटेट की हर दिन क्लास देख रहे हैं ना, आपको सुपर टेट में यूपी टेट का जो सोशल साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सब यहीं से आते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे गांव में जाकर काम कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जानवर भी पालते थे। जी हाँ, बहुत सारे आदिवासी समूह ना जानवर पालकर अपनी लाइफ जो है बिताते थे। जैसे कि चरवाहे, जो कि मौसम के हिसाब से मवेशी या फिर भेड़ों के रेवड़ लेकर जाते थे, और जब एक जगह घास खत्म हो जाएगी तो दूसरे इलाके में चले जाएंगे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, और ये सेम लाइन पूछी हुई है, अभी मैं दिखाने वाली हूँ, लास्ट तक देखना। सीटेट ने 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन कि जो वन गुज्जर है वो कहाँ पर रहते हैं? पंजाब में। लबाड़िया जो है वो कहाँ की समुदाय है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। कुल्लू आपसे पूछेगा तो ये कुल्लू का है गद्दी समुदाय, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और कश्मीर का बकरवाल जो है, ये बकरियां पालते थे, तो बकरवाल समुदाय आपका कश्मीर का हो गया। ये सेम पूछा हुआ है। ठीक है, यहीं से आपका 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वन गुज्जर पंजाब का है, लबाड़िया समुदाय आंध्र प्रदेश की है, बकरवाल आपका कहाँ का है? कश्मीर का है। ठीक है। और आपका कुल्लू गद्दी समुदाय मतलब जो हिमाचल प्रदेश का है। तो ये सेम लाइन पूछा हुआ है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। चलिए अब यहां पर देखते हैं। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बेवड़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अब इसमें से कुछ लोग एक जगह पे खेती करते थे। हम अभी देख रहे हैं इनके अंदर जो भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि 19वीं सदी के पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वो मतलब बार बार बदलने की बजाय, जैसे कि ये साल दर साल एक ही जगह पर खेती करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहले तो आपने देखा होगा ना कि एक जगह काम किया तुरंत बदल गए। वे हलों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। मतलब ऐसा होता था कि अच्छा, इनके जो जमीन है ना वो पूरे कबीलों की है, तो सब मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज मानते थे, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी कुछ अनुयायी। जो ज्यादा पावरफुल होते थे वे खुद खेती करने की बजाय बटाई पर जमीन बांटते थे। जैसे कि आजकल होता है ना, गांव वगैरह में जो लोग नहीं रहते हैं वहां पे, वो लोग बटाई पे जमीन दे देंगे। मतलब मेरा जमीन है तो इसमें से जो भी खेती होगी उसका आधा हिस्सा जो भी उपजेगा वो मुझे मिलेगा, बाकी जो बो रहा है उसे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आज का प्रोसेस मैं बता रही हूँ, जमीन बटाई का मतलब। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक घुमंती खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। मतलब इनको लगता था कि ये अच्छे हैं, ये एक जगह पे टिक के काम कर रहे हैं, बाकी जो घूम घूम के काम कर रहे हैं ना वो सभ्य नहीं है। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। और यहीं से सारी चीजें शुरू हो रही है कि किस तरीके से अंग्रेज ने इन पे दबाव डाला कि आपको एक जगह पे ही रहकर काम करना है। और यही वो शासन है, औपनिवेशिक शासन, जहां से आदिवासियों के जीवन बदलने लगे। ठीक है। देखिए आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण प्लेस होता था। बेसिकली उनके पास पैसा था, ताकत था, और अपने इलाकों पे उनका कंट्रोल था। कई जगह पे तो उनकी अपनी खुद की पुलिस भी होती थी। वे अपने खुद के नियम बनाते थे। जमीन और वन प्रबंधन के स्थानिक नियम भी वो खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे।
पहले क्या होता था कि उनके पास पावर है, उनका खुद का कंट्रोल है, वो अपने खुद के नियम बना रहे हैं, उनकी खुद की पुलिस है। बट जैसे ही ब्रिटिश शासन आया तो इनके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, अधिकार भी बदल गए। उन्हें कई कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी जो पावर थी ना, शासकीय शक्तियां, वो छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहले इनके नियम ये लोग खुद बनाते थे, बट जैसे ही ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश शासन के नियम को मानना पड़ा, एक तरीके से बाउंड कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को बेसिकली नजराना भी देना पड़ता था, ठीक है, पैसे वगैरह, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को एक तरीके से डिसिप्लिन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी ना, अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। मतलब पहले जो वो काम कर रहे थे, अब वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिश शासन ने अपने नियम उन पे थोप दिए। तो ये औपनिवेशिक जो शासन शुरू हुआ ना, उसमें ये आदिवासी मुखियाओं का ये हाल हुआ है और ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब भाई ये जो घुमंतू लोग थे, उनका क्या हुआ, जो इधर उधर घूम के खेती करते थे। तो अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी इन लोगों से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अंग्रेजों को लगता था कि एक जगह पे काम करना चाहिए, सभ्य बनो। तो जो लोग यहाँ वहाँ भटकते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें। ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश शासन में ये मतलब ये चाहते थे कि ये लोग एक जगह पर रहें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को बेसिकली ना ये इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर ये एक जगह पे काम करेंगे तो इनको कंट्रोल करना आसान होगा, हमको इनसे बढ़िया पैसे भी मिलेंगे, आमदनी भी मिलेगी। तो अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का एक नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए, ठीक है। इन सब ने कि जमीन का कुछ नियम भाई तुमको मानना पड़ेगा। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसको कितना लगान देना होगा, मतलब टैक्स देना होगा। कुछ किसानों की भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। मतलब कुछ किसानों को बोला गया भूस्वामी हो तुम, कुछ को बोल दिया गया पट्टेदार। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का जो है भाड़ा वगैरह, रेंट वगैरह चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, ठीक है। इनकी भी लाइफ कोई अच्छी नहीं थी क्योंकि इनको भी बेसिकली इन्हीं के अंडर में रह के काम करना था। अब जो झूम काश्तकार हैं, इनको स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज ने बहुत कोशिश की, बट ये कामयाब नहीं रह पाए। क्योंकि जहाँ पर देखो पानी कम है, मिट्टी सूखा है, हलों से खेती करना आसान नहीं हो रहा है, वहाँ पे ये लोग कैसे काम कर पाएंगे। उनको तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि खेत से अगर अच्छा खेत नहीं होगा तो वहाँ से उपज अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के जो झूम काश्तकार थे ना, वो डटे रहे कि भाई देखो, हम अपनी लाइफ अपने पुराने तरीके से ही जिएंगे, जैसा कि परंपरागत ढंग था हमारा पहले, हम वैसे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ और लास्ट में जो है अंग्रेजों को इनकी बात माननी पड़ी, ठीक है। तो इनको कुछ जो कबीले थे, इनको जंगल का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं तो जंगल का कुछ हिस्सा बोला गया, ठीक है भाई तुम यहाँ पर घूम घूम कर अपनी खेती कर सकते हो, ठीक है। तो झूम काश्तकार ने इनकी बात नहीं मानी है। अब यहाँ से आता है वन कानून। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आप देखिएगा ध्यान से। आदिवासियों समूह का मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि इनका जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों का जीवन भी बहुत बहुत ज़्यादा बदला, एक तरीके से भारी असर पड़ता है। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना कंट्रोल कर लिया था और जंगलों को जो है एक तरीके से बोल दिया कि ये जो है राज्य की संपत्ति है। किसकी? राज्य की। अब आदिवासी का नहीं है, ये राज्य का है। कुछ जंगलों को तो आरक्षित वन भी घोषित कर दिया गया कि अब ये आरक्षित है, ठीक है। और ऐसे जंगल थे जहां पे अंग्रेजों, आरक्षित क्यों घोषित किया गया? क्योंकि ये ऐसे जंगल थे ना जहां पर अंग्रेजों को बढ़िया लकड़ी मिल रही थी, ठीक है। आराम से ये यहाँ पे अपना खूब पैसा कमा सकते थे। तो इस तरीके से इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से ना तो घूमने की आज़ादी थी, ना फल इकट्ठा करने की, ना तो पशुओं का शिकार करने की, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आरक्षित घोषित कर दिया था कि ये हमारी है, अब इमारती लकड़ी यहाँ से पैदा हो रही है बढ़िया, इस वजह से। ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार है वो बेसिकली किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही था ना कि जहाँ पर भी अच्छा काम मिले हम वहाँ पर जाएंगे। फिर इनको लेकिन मजबूरन काम रोजगार, खाने पीने के लिए, पेट के लिए फिर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया था कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी का भी आना वर्जित है, कोई नहीं आ सकता है। अब जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, ठीक है। रेल की पटरियां जो बिछाई जाती है ना, वो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि जो वन आरक्षित घोषित कर दिया था कि आरक्षित वन है, यहाँ पर किसी को भी आना नहीं है। तो ये जो झूम काश्तकार थे ना, फिर ये यहाँ से चले गए।
कोई किसी गांव में चला गया रोजगार की तलाश में। बाद में अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि अब भैया हमारा ये स्लीपर वाला काम कौन करेगा, कौन लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएगा। फिर इनको बुलाते हैं, सोचिए, झूम काश्तकार को फिर बुलाते हैं और फिर इनका शोषण करते हैं अपने फायदे के लिए। तो जो जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी गई, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटना और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मजदूर का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल सॉल्यूशन ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को, पहले तो इनको रोक था कि तुम्हें नहीं आना है, अब इनको बोला गया कि देखो भाई, तुम्हें जो है इस जंगल में जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा है हम देंगे और तुमको यहाँ पर खेती करने की छूट होगी, ठीक है। हाँ, बट इसके लिए तुमको हमारे लिए मजदूरी करनी होगी। सोचिए, ये जो मजदूरी के काम की प्रॉब्लम आ रही थी ना, यहां से इसका सोल्यूशन ढूंढा। तो झूम काश्तकार को बोला गया कि तुमको ये हमने जमीन दे दी है, तुम यहाँ पर अपने मन से खेती करो, बट तुमको हमारे लिए मजदूरी करनी होगी और जंगल की देखभाल करनी होगी। इस तरीके से बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने बहुत ही सस्ता श्रम ले लिया, ठीक है, मतलब बहुत ही कम पैसे में बेचारों इनसे काम भी करवा लिया। सोचिए, इस तरीके से इनका काम होता था। यहां पर देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से अपने ही कंट्रोल में ले लिए थे। तो बहुत सारे आदिवासियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने नए नियम का पालन करने से भी इनकार कर दिया। उनके तौर तरीके से चलते रहे थे, जिन्हें सरकार जो है गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 30 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ जो है वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था, क्योंकि भाई ये सब लोग नहीं मान सकते हैं, आदिवासी समूह ने भी इसका विरोध किया है, ठीक है। अब यहां से आती है व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन, मैंने आपको बताया ना, व्यापारी मुनाफा कमाता था, महाजन भी बढ़िया इंटरेस्ट वसूलता था। तो ये जो है क्या हुआ कि जनजाति समूहों को लगा कि यार ये व्यापारी और महाजन तो है जंगल में बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। तो इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा, बट वो समझ गए। जैसा कि एक आता है रेशम का काम। देखिए, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की ना यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। कल हम लोगों ने देखा था ना नील की खेती, जिसने क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देखना, उसकी भी बहुत डिमांड थी। सेम इसी तरीके से रेशम का भी था। भारतीय रेशम की बहुत अच्छी क्वालिटी देखकर ना सब अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इसको पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। अब यहाँ पर भी आपको पता ही होगा क्या होगा, जो बेचारा मेहनत करेगा उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल थे, वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने जो व्यापारी होते थे ना, वो अपने एजेंट को भेजेंगे और बोलेंगे कि जाओ तुम आदिवासियों को कर्जा दो और उनके जो कृमि कोष हैं उनको इकट्ठा कर लो। 1000 कृमि कोषों के लिए केवल 3 से 4 रुपए मिलते थे, सोचिए। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या फिर गया भेज दिया जाता था और जहां उनको 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले जो बिचौली होते थे ना, जो आएंगे डीलिंग करने, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। रेशम उत्पादकों को, जो बेचारे ये काम करते थे, कीड़े पालते थे, इनको बहुत ही कम फायदा होता था। स्वाभाविक है कि सारे जो आदिवासी समुदाय हैं, बाजार हैं, इनको लगा कि ये जो व्यापारी है ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, ठीक है। क्योंकि भाई हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और हमको तुम दे रहे हो 3 से 4 रुपए और खुद तुम जाकर बेच रहे हो उसको 5 गुने कीमत पे। तो इनको भी समझ में आ गया कि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हमारा नुकसान है और ये हमारे दुश्मन है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये आप नीचे देखिएगा इसके बारे में। काम की तलाश में लोग, क्योंकि जंगल पे भी इनका कंट्रोल नहीं था, हर जगह से अंग्रेजों का ही कंट्रोल हो गया था, तो काम की तलाश में इनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगा था। खनन उद्योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि ये जो बेचारे काम कर रहे हैं इनको सैलरी भी कम देंगे और इनको घर भी नहीं जाने देते थे। ऐसी हालत हो गई थी इन आदिवासियों की, ठीक है, क्योंकि अब काम बचा नहीं था। पहले इनकी जो परंपरागत चीजें चल रही थी ये वो कर नहीं पा रहे थे। अब यहां से देखिएगा, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, नए टैक्स, व्यापारी महाजन के द्वारा जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ बगावत की।
1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने, 55 में संथालों ने बगावत की और बस्तर विद्रोह भी आपका हुआ था 1910 में, सेम इसी पे हुआ था। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है कि कब कौन सा विद्रोह हुआ है। चलिए, अब ये है जहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है और इसी पैराग्राफ से सेम पूछा हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1870 में। इनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन जो है वो भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। इनकी परवरिश जो है वो मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगल में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को जो है विद्रोह का आह्वान करते भी देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग, दीकू मतलब बाहरी लोग, इसके उत्पीड़न से पूरी तरीके से आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय को, मतलब जो पहले जैसे वो जी रहे थे उस तरीके से वो जिएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। अब बिरसा, ये सेम लाइन पूछी हुई है, ये सेम लाइन पूछा हुआ है कि बिरसा जो है वो स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ठीक है, वहां भी उन्होंने यही सुना कि जो मुंडा समुदाय है ना वो स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है, अपने खोए हुए अधिकार वापस कर ले सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए, अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने जो एक जाने माने वैष्णव धर्म का जो है प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। ठीक है, अपनी किशोरावस्था में बिरसा जो है जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पे एक तरीके से प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, अंधविश्वास, जादू टोना इसमें विश्वास ना करें। ठीक है, और यहाँ मैं ये बोल रही थी आपको, ये देखिए, अब सोचिए यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन बनाया है। ये वाली जो लाइन है आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर इस काम आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। ध्यान दीजिएगा, बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया है। वह उनको बाहर का मानता था जो कि मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, ये सेम लाइन पूछा हुआ है तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। फिर 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायी से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। और बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमको अच्छे तरीके से जीवन जीना है। जो हमारे नेचुरली चीज़ें हैं, जो झरने हैं, उसको हम नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, खेती करते थे अपना पेट पालने के लिए। हमको इस तरीके की चीज़ें करनी है, आपस में हमें लड़ाई नहीं करनी है, खून नहीं बहाना है, ईमानदारी से जीना है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे। फिर से हमको अपनी ज़मीन पर हम खेती करेंगे, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। ठीक है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, यह आंदोलन मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। बेसिकली अंग्रेजों को प्रॉब्लम थी कि भाई ये इस तरीके से तो जो भी जमीन है वो सब छीनती जाएगी और जो परंपरागत जो चीज़ें पहले आदिवासी कर रहे थे वो फिर वही काम करने लगेंगे। आंदोलन फैलने लगा। फिर अंग्रेजों ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और 2 साल की सजा सुना दी। ठीक है, 1897 में ही जेल से लौटने के बाद फिर से इन्होंने समर्थन जुटाया। गांव गांव घूमे, लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का भी इस्तेमाल किया। और इन्होंने बोला कि जो ये दीकू हैं इनको तबाह करना है। बिरसा के अनुयायी जो है वो दीको और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। महाजन व जमींदारों की संपत्ति पर भी धावा बोला। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे बार बार ये क्वेश्चन ना चेंज करता है। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, लाल नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इसी पे खेलता है कि क्या लाल झंडा था। नहीं, लाल नहीं था, सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है, फिर 1900 में इनकी ना मृत्यु हो जाती है हैजे से। फिर आंदोलन ठंडा पड़ गया, आपको पता ही है। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्सों को दिखाने में हम आज भी सक्षम हैं। आदिवासी लोग, उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी रस्म, अपने संघर्ष के प्रतीकों
के जरिए अपने काम को अंजाम दिया। तो ये आपकी पूरी कहानी थी जिसको मैंने अपने लैंग्वेज में आपको बताई। और देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, आप भी समझ सकते हैं कि पुरानी चीज़ें ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट पढ़ने के लिए कई बार आप लोग पूछते भी हैं कि याद नहीं होता है, कैसे याद करें। इसी तरीके से होगा, आप बार बार देखिए वीडियोस को, स्टोरी के थ्रू समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी ना, ये 2022 में पूछा है, 17 जनवरी, सीटेट सोशल साइंस। आप यहाँ पर नंबर देख सकते हो। और ये देखिए ये 2022 का है, इतना बड़ा क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि बिरसा आंदोलन के विषय में क्या सही है। अभी हमने पूरी इनकी कहानी पढ़ी। बिरसा का आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। जी हाँ, बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरी और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। यस, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी ना कि इसको याद कर लो, अभी हम देखेंगे। तो बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया है। ठीक है, अंग्रेज जो है वो मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लो उल्टा है, ये तो चाहते ही नहीं थे कि जो आदिवासी हैं, जो मुंडा हैं, वो अपनी परंपरागत रूप से खेती करें। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, कोई कोशिश इसने नहीं की है, गलत हो गया। बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। मैंने आपको याद करवाया ना, लाल नहीं सफेद। आप सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी के कितने डेप्थ में जाके इसने क्वेश्चन ये बनाया होगा, आप समझ सकते हो। 2022 का है, जिसने डिटेल में पढ़ी होगी वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो लाल नहीं सफेद, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ए एंड बी। इतना आसान है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। इस बात पे लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक्स बहुत कम हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2021 में पूछा है और ये भी मैं आपको बार बार बोल रही थी कि इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको सेम बता रही थी कि आदिवासी समुदाय स्थान, ये आदिवासी समुदाय हैं और ये स्थान है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वन, गुज्जर, लंबाड़ी, बकरवाल, गद्दी। अब जिसे पूरा नहीं भी याद होगा, मैंने आपको कितनी बार बोला कि देखो सेम चीज पूछी हुई है, तो भी आपको इतना तो याद होगा ना कि गद्दी मैंने आपको बोला था बार बार हिमाचल प्रदेश, बकरवाल आपका हो गया कश्मीर। ये 2 पॉइंट्स तो आप याद ही कर सकते हो। ठीक है, तो डी का पहला और सी का दूसरा ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। डी का पहला, सी का दूसरा। यहां पर देखिए डी का पहला, सी का दूसरा हो गया। ठीक है, अब जिसको नहीं भी आएगा ना वो भी आराम से कर लेगा। तो आपका यहां पर हो गया। और यहां पर बी देखिए, लंबाड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो गया और वन गुज्जर आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। बकरवाल तो आपको पता ही था कश्मीर है, गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश, तो वन गुज्जर आपका उत्तराखंड होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी मैंने आपको ऑप्शंस में बता दिया, ये वाला नहीं होगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, सेम एनसीईआरटी से। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2021 में पूछा है, सेम ये आपका 2021 में पूछा है। ये देखिए, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एक सेकेंड। आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से औपनिवेशिक काल आता है। ब्रिटिश ने पूरी तरीके से इन पे कंट्रोल कर लिया था, इनको जंगल से बाहर निकाल दिया गया। ये खुद पारंपरिक तरीके से खेती भी नहीं कर पा रहे थे। आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। हाँ, बाद में दिया गया कुछ पे। अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा, बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो चुका था। मुखिया जो थे वो, उनको कुछ गांव की भूमि पर बोला गया कि ठीक है यहां पर तुम काम कर सकते हो, बट प्रशासनिक शक्तियां इन्होंने खो दी थी। ठीक है, जो भी पावर था, इनके खुद के नियम थे, मैं आपको बता रही थी ना, ये जो मुखिया थे इनके खुद की अपनी पुलिस भी थी, इनके खुद के नियम थे, वो सब कुछ खत्म हो गया था। तो ए एंड बी। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। अब ये कोई कह नहीं सकता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी क्लास थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नोट्स चाहिए होगा तो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।